रहा है, क्योंकि सबको गुलाम बनाने की के हिसाब से चल रहे हैं, ताकि उनकी जो सेफ्टी का काम है, जो चीजें जो होना चाहिए लेबर लॉ के हिसाब से, जो सेफ्टी के पैमाने होने चाहिए कंपनियों में, वो पैमाने उनको ना दिए जाए, और नहीं देंगे तो फिर कम खर्चे में काम हो जाएगा उनका, और वो लोग कमाई करेंगे, भरपूर कमाई करेंगे। तो ऐसा केमिकल कंपनी सभी जगह हो रहा है। तो मैं चाहता था आप इस मामले में थोड़ा सा बोले इस चीज के ऊपर। पंचाल साहब आप बताइए कुछ। हाँ, धन्यवाद। हाँ। एक्चुअली अभी देखो, हम सबको एंटायर जो संस्थान है, जो शासन के, जो गवर्नमेंट के, हम्म। उन्हें तो पहले बेचा जा रहा है। तो बराबर। ऑब्वियस रीजन ये है, हम्म। ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, हम्म। तो प्राइवेटाइजेशन करने के कई तरीके हैं। हम्म। तो एक तो उसको निजी हाथों में बेच दो, एक प्राइवेटाइजेशन का तरीका है। और दूसरा बराबर। एक इनडायरेक्ट तरीका ऐसा है कि उसको बिना बेचे ही हम्म। वहां पर जो आपको स्टाफ लगता है ना, हम्म। तो स्टाफ को आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर चालू करो, जो भी बराबर, एक तरह का बिल्कुल यही निजीकरण किया। ही है। हाँ। ओके। हम्म। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो हमारे नागरिक जो वर्कर है, हम्म। उनका एक्सप्लॉइटेशन बड़े जोरों पैमाने पे होता है। हम्म। क्योंकि बराबर। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर काम करोगे, हम्म। तो आपके पास में कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होगा। हम्म। आपके पास में वह सारे अ, जो जो रेगुलर पोस्ट के ऊपर अगर आप काम करते हो, तो आपको जो हम्म। उसका जो फायदा मिलता है, हम्म। एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, आपको प्रमोशन मिलता है, आपको हम्म। एक गारंटी होती है सर्विस की। ये हम्म। प्रोटेक्शन जो है, ये प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल नहीं रहता है। आपको कल से कहा जाएगा आप चले जाओ घर पे, तो आपको जाना है जाना है। और आप उसके खिलाफ में जाके हाई कोर्ट में या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म। ट्रिब्यूनल में, या हम्म। ऐसे किसी भी ट्रिब्यूनल पे जहाँ पे गवर्नमेंट का सर्वेंट जाकर अपना अधिकार को क्लेम करता है, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। हम्म। तो ये जब सिलसिला चल रहा है, हम्म। तो इसको ऑब्वियस रीजन है कि जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है हमारे कंट्री में, हम्म। और जो गवर्नमेंट के जो कानून है सर्विस कंडीशन को लेकर के, हम्म। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हम्म। कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब होता है तो उसको सबको समान अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल। और वहाँ पर इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। हम्म। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और सारे जो लेबर लॉज के तहत जो प्रोटेक्शन है, जो हम्म। गवर्नमेंट के जो सिविल सर्विस रूल्स होते हैं, हम्म। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्विस रूल है, हम्म। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के महाराष्ट्र सिविल सर्विस रूल्स है, हम्म। तो उसको हर एस्पेक्ट के ऊपर उसमें प्रावधान किए गए। जैसा लीव को लेके हम्म। लीव रूल्स है, हम्म। पे रूल्स आते हैं, जब पे कमीशन आता है, तो पे कमीशन में जो डियरनेस अलाउंस होता है, या जो अ, जो पैसे की जो अ, मूल्य का जो अ, नीचे या ऊपर होता है, तो उसके हिसाब से हम्म। उनको पे कमीशन रिकमेंड करता है कि पगार इतना होना चाहिए। हम्म। तो ये सारे अधिकारियों को छीनने के लिए ये एक तरीका गवर्नमेंट ने अभी चलाया है। हम्म। या तो इसको बेच दो, अगर बेच देगा तो क्या होगा, हम्म। ऑटोमेटिकली ये गवर्नमेंट के सारे रूल प्राइवेट एम्प्लॉयर को हम्म। लागू नहीं होते। वो किसको काम पे रखना है या हम्म। निकालना है, ये उसको पूरा अथॉरिटी मिल जाता है। बिल्कुल। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ पे गारंटी आपको मिलती नहीं है, हम्म। कोई वहाँ पे रिजर्वेशन का गारंटी रहता नहीं है, हम्म। कोई वहाँ पर ओपन एडवर्टाइजमेंट देके सबको समान अवसर का, समान संधि का, वो जो मैंडेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी हम्म। वहाँ पर उसको लागू नहीं होता है। हम्म। ओके। तो इसका दूसरा पहलू ऐसा है कि जो एम्प्लॉय होता है, उसके सामने खुद को एक्सप्लॉइट करवाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। बराबर। अभी आपके पास में दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। तो जो आपको ऑफर किया जाता है, जो पगार या जो सैलरी आपको ऑफर की जाती है, हम्म। आपको करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, भूखे मरो। हम्म। हम्म। तो ये हमारे भारत में जो चल रहा है, हम्म। कि जो प्राइवेटाइजेशन का जो पॉलिसी आया है ना, इट इज वर्स्ट पॉलिसी दैट हैज एवर कम हम्म। एक्चुअली। हम्म। और एक बार उसको प्राइवेट कर दिया, हम्म। तो फिर आपका आरटीआई भी वहाँ पे लागू नहीं होगा। बिल्कुल। हम्म। मुझे मुझे तो ऐसा लगता था कि हमारे संविधान के बाद में भारत में कोई ऐसा कानून बना हो कि जिसने हम्म। हमारे नागरिक को पावरफुल बनाया हो, वो आरटीआई एक्ट है। हम्म। मतलब पिछले 70 सालों में हम अगर हम्म। कोई कानून का नाम ले, तो हम्म। पहला संविधान है, और दूसरा ये आरटीआई एक्ट है, बराबर। जो जो एक सामान्य व्यक्ति को सत्ता के सामने थोड़ा सा एम्पावर करता है, उसको हम्म। पावरफुल बनाता है। हम्म। तो इस
कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को और आरटीआई जैसे कानून को जो सामान्य आदमी को भी पावरफुल बनाता है, उनको किस तरह से पेपर पे ही रखा जाए, हम्म, उसको उसको मतलब निगेटरी बनाया जाए। हम्म, तो ये उसके लिए भी ये प्राइवेटाइजेशन का जो तरीका है ये अपनाया गया है। हम्म, और ऑब्वियसली अभी तो कई कई जगह पर अभी क्या होता है, देखो कानून में अभी आरटीआई एक्ट में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है ना, हम्म, तो उसके ऊपर ये ड्यूटी दी गई है कि उसको इन्फॉर्मेशन देना है। हम्म, अगर उसने वो डिनाई किया तो उसका मतलब ऐसा होता है कि उसने कानून के प्रावधान को डिसोबे किया है। और बराबर। कोई पब्लिक सर्वेंट जब कोई कानून के प्रावधान को डिसोबे करता है तो आईपीसी के तहत सेक्शन 166 के तहत वो गुनाह होता है, उसे हम्म, उसे ऑफेंस माना गया है। हम्म, मान लो आप पीआईओ हो और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन मांगा है, आपने डिनाई किया है, तो मैं आपके खिलाफ में जाकर कोर्ट में 166 आईपीसी के तहत आपके खिलाफ में गुनाह भी दर्ज करवा सकता हूँ। बराबर। ये जरूर इसलिए है क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हो। हम्म, ओके। अगर ये मान लो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी को वहां पे आपके बिठाए आप पीआईओ करके, हम्म, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, सबसे पहली बात हम्म, है करेक्ट। ना। हम्म, तो आप आरटीआई एक्ट को आप अ, मतलब उसका जो अ, उसका जो पावर है, हम्म, उसको झटके में आपने एकदम निगेटिव बना दिया, वीक बना दिया। हम्म, हम्म, तो ये सारे हथकंडे जो है ये सरकार अपनाती है। और हम्म, सरकार में आने के पहले जो कोई लोग थे वो तो कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमने धर्म युद्ध छेड़ा है। ओके। हम्म, और हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हम्म, अन्ना हजारे का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। ओके। हम्म, लोगों को लगा कि जैसा अब इंडिया से भ्रष्टाचार का पूरा खात्मा हो जाएगा, हम्म, तो हम सारे लोगों ने मिल करके कांग्रेस सरकार मतलब नीच सरकार है, भ्रष्ट सरकार है ऐसा मान करके हम्म, इनको सत्ता से हटा दिया और इनको सत्ता में बिठाया। बराबर। अब अब देखो 2013 में एक सरकार कांग्रेस के सरकार ने एक कानून पास किया था जिसका नाम है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल। हम्म, ओके। हम्म, तो मैंने उस विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन उसके पहले एक पॉलिसी था गवर्नमेंट का, एक हम्म, पीडीपीआई रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं। हम्म, तो उसके तहत मैंने कई सारे विसल ब्लोअर को उनके केसेस चलाए, हाई कोर्ट में, कैट में, मैट में चलाए उनको मैंने। हम्म, जो कुछ भी मैं उनको मदद कर सकता था मैंने किया। बराबर। मुझे भी लगा कि ये सरकार बदलने के बाद में ये कानून अच्छा तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन हम्म, मैं आपको बता दूं ये कानून आज तक इसको लागू नहीं। नहीं किया गया है। हम्म, और सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल पेंडिंग था। और हम्म, कोई सत्येंद्र कुमार दुबे हम्म, जो कानपुर आईआईटी के बने हुए थे, हम्म, उनका मर्डर हुआ था। तो बराबर। क्योंकि उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधान, तो हम्म, उन्होंने जो पूरा इंडिया को सड़क जोड़ो, पूरे इंडिया को सड़क से जोड़ो ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट था। हम्म, प्रोजेक्ट में किस तरह से माफिया राज करता है, किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, तो उसका कंप्लेंट उन्होंने किया था। हम्म, तो उसके कुछ ही दिनों में उनको खत्म कर दिया गया, उनको मतलब गोली मार के खत्म कर दिया गया। तो बराबर। वो सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन आया था हम्म, सत्येंद्र कुमार दुबे का मर्डर होने के बाद में। हम्म, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हमारे देश से भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है या उसके हम्म, खिलाफ में लड़ना है, तो हम्म, जो लोग हिम्मत करके हम्म, इसके खिलाफ में खड़े होते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे देश में क्या क्या प्रावधान है, क्या कानून है। बराबर। तो उस समय को कोई प्रावधान नहीं था। हम्म, तब कोर्ट ने बोला कि आपको कानून बनाना पड़ेगा। हम्म, अब विसल ब्लोअर मतलब क्या है, डिपार्टमेंट में काम करने वाला अंदरूनी आदमी भी हो सकता है या बाहर का आदमी भी हो सकता है। ओके। बराबर। जिसने करप्शन के खिलाफ में आवाज उठाई। हम्म, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कानून है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम कानून बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप कानून बनाएंगे तब तक इमीडिएटली आप कुछ ना कुछ तो मेजर्स लेकर आइए। तो उन्होंने वो बराबर। रेजोल्यूशन लाया था, पीडीपीआई रेजोल्यूशन जिसको बोला जाता है। हम्म, तो उसके बाद में फिर ये कानून बना 2013 में। हम्म, अ, उसका नाम विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 है। ओके। हम्म, हम्म, तो अभी ये पीआईएल चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में। हम्म, अभी 2017 में वो हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को डिस्पोज कर दिया है। हम्म, okay, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अश्योरेंस दिया था हम्म, कि हम आने वाले सेशन में, पार्लियामेंट में हम्म, कुछ अमेंडमेंट लाने वाले हैं। हम्म, सरकार का ये कहना था कि इस विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के कुछ प्रावधान
आरटीआई एक्ट के कुछ प्रावधानों को ओवरलैप करते हैं। अच्छा। तो इसकी वजह से हम इसको लागू नहीं कर पाए। ये ऐसा गवर्नमेंट ने एक बहाना प्रिटेक्स्ट के लिए, बनाया। हाँ हाँ, एक एक बहाना बनाया। बहाना बनाया। हाँ, तो फिर हम उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को हम ये जो कुछ ओवरलैपिंग प्रोविजंस है उनको हम ढंग से, अच्छे ढंग से बना के हम नया कानून अमेंडमेंट करते हैं। ये बात 2017 का है। आज 2022, मतलब 5 साल से ऊपर का समय हो गया। आज तक ये कानून पेपर पे ही है। विसल ब्लोअर्स एक्ट जो है उसके तहत रूल्स नहीं बनाए गए हैं। उसके तहत स्टेट उस कानून में ऐसा लिखा गया है कि जैसा सेंटर में सीवीसी है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बराबर, वैसा हर राज्य में एक स्टेट विजिलेंस कमीशन होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अभी वो कानून तो लागू नहीं है, तो फिर वो ऐसा कोई स्टेट विजिलेंस कमीशन अभी तक अस्तित्व में आया नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ में हमने जिहाद पुकारा है, हमने धर्म युद्ध पुकारा है, ये सत्ता में है, ओके, किसी ना किसी बहाने से ये कानून को आज तक इन्होंने रोक के रखा है। तो इससे सरकार की मंशा हमारे सामने एकदम क्लियर, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बराबर। तो ये हाल है हमारे सिस्टम के। अब अभी यहाँ पर जो हमने देखा कि अगर 25 फरवरी को टेंडर पास होता है ना, टेंडर खोला जाता है और एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को दिया जाता है कि भाई 1 मार्च से तुम हैंडल करोगे, है ना, और 2 दिन का ही टाइम है। अब पुराने ही वर्कर उस नए कॉन्ट्रैक्टर के पास कैसे आएंगे? एक नियम कायदे कानून तो होते हैं ना, तो वो नियम कायदे कानून 2 दिन में तो पास होने वाले नहीं। तो यहाँ पर अपने आप ही अगर हम संवैधानिक व्यवस्था को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोला तो किया ही है गलत। लीगल का काम तो जो होना चाहिए कि भाई आपका पहले हम रिज्यूम लेंगे, उनको चुनेंगे, इनको रखना है नहीं रखना है, बराबर, फिर उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। वो प्रोसेस यहाँ पर हुआ नहीं और वही कंपनी के वही पुराने वाले नए वाले में चले गए। अगर ये कंपनी का मालिक चेंज करना है तो फिर आपको चलते मालिक चेंज करने की इसकी जरूरत क्या है, और वर्कर चाहिए आपको तो वर्कर क्यों नहीं कंटिन्यू रख रहे? ये दोनों चीजें आपस में वो कर रही है ना एक दूसरे को। तो उसके बेस पर क्या हम इनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते? हमने इनसे मांगा कि भाई आप अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए हमें, हम इनका रोज्यूम दीजिए। तो कहा गया कि ये कंपनी के पास होगा, किसके? जो नई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी उसके पास। जबकि किसी भी जगह हम जाएंगे, किसी भी कंपनी में कोई भी, तो उनका पूरा रेज्यूम जहां पर कॉन्ट्रैक्टर यानी काम कर रहा है वहां पर सब देना पड़ता है किसी भी कंपनी में। तो ये यहाँ पर क्यों नहीं है? इनके पास होगा ही होगा, ये मिलेगा ही हमें, बराबर। तो यहाँ उसी से हमें मालूम पड़ता है कि अगर टाइम के खिलाफ जाकर के आपने काम किया तो कहीं ना कहीं आपने जानबूझकर एक साजिश के तहत कि वर्करों को लगातार गुलाम बनाकर रखा जाए, उनको परमानेंट ना किया जाए, इसके लिए हमें इस प्रकार के सिस्टम को, इस प्रकार का गोरख धंधा करते रहना है। और जो भी अधिकारी ये करेगा उसको करने दो, और इसका बहाना लेकर के इन लोगों को पैसा आराम से कमा सकते हैं, नई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से कमा सकते हैं, जो वर्कर लगे हुए हैं उनसे कि भैया तुम्हें मैं निकाल दूंगा अगर तुमने मुझे 5,000 रुपए महीना नहीं दिया तो, अपनी सैलरी का 10% या 25% नहीं दिया तो ये खेल अपने आप ही चालू हो जाएगा ना इसमें। बराबर। तो वही चीज का मैं इनको नोटिस भी भेज रहा हूँ। एक हाँ भोगीराम जी आप बताइए कुछ आपका। हाँ जी, मैं काफी सुन रहा हूँ, मैं काफी अच्छी बात है कि हमारा देखिए देश तो हमारा आजाद हो गया, ठीक है जी, एक आजादी मिली है हमें, किताबों में मिली है। सही मायने में जो कानून ये हमारे ऊपर लादे गए ना, और जो संविधान है या किताब जो कानून है, ये सही मायने में बड़े लोगों के लिए है, गरीब आदमी के लिए तो मतलब ये है कि इनका अत्याचार और मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है इनका, ठीक है ना जी। आप देख रहे हैं कि जुडिशरी में भी यही चल रहा है। जो जुडिशरी को जानते, जो एलएलबी लोग किए हुए होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं देश के ऊपर। आप जानते हैं सभी नेता लोग ज्यादातर एलएलबी पास हैं, ठीक है नहीं, और वो ही इन कानूनों का दुरुपयोग करते हुए लोग गरीबों पर, कर्मचारियों पर अत्याचार कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राजस्थान के जयपुर में
4th क्लास कर्मचारी को अपने घर पे रखकर और उसको मतलब मार डाला, एक तरह से हत्या करने की बात 302 की एफआईआर दर्ज हुई है उसमें। अब वो जब हुई है एफआईआर दर्ज, जब 20-25 दिन उन कर्मचारियों को वहां पर संगठन में बैठे हुए हो गए बाहर, भूख हड़ताल पे थे, जब हुई है एफआईआर दर्ज हुई है। आप देखिए पूरे देश के अंदर हल्ला मचा हुआ है। नहीं तो आम आदमी अगर कोई डेथ हो जाती है ना, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जज का मामला है, जज एलएलबी पास है, उसको कानून का पूरा ज्ञान है, और तब यहाँ पर वो अत्याचार कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है लोगों का खुलेआम। तो देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था ही इतनी खराब है, उसके अंदर करप्ट जजेस भरे बैठे हैं, तो कौन मतलब किसके पास जाए हम? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि भी जो आम आदमी जो पीड़ित है, किसी कंपनी से पीड़ित है, किसी और चीज से पीड़ित है, वो जाएगा आखिर तो कहता है हम कोर्ट में जाके देखेंगे, और कोर्ट में इतनी बुरी हालात में तारीख पे तारीख। ये आपके साथ ही आप अदालत में ही काम कर रहे हैं, करते बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपने क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पानी फिल्टर पानी नहीं है, गंदा पानी मिल रहा था, आपने हाँ, आवाज उठाई, बोलने के बाद उस पर पीआईएल लगी, पीआईएल लग के हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई पानी और सब जगह डिस्टिलरी वाटर लग गए, वाटर फिल्टर लग गए सब जगह, हाँ लेकिन उसका बेस लेकर के आपको ही नोटिस इशू कर दिया गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल बनाकर पानी दिलवाया, और हाँ। हाई कोर्ट ने चिढ़कर मतलब एक रंजिश मानते हुए मेरे ऊपर कार्रवाई कराई। यानी ये स्थिति है। दूसरा हाँ। चीज आपके साथ एक और हुई, स्टेशनरी का काम, स्टेशनरी नहीं मिल रही आपके पास, आपके वहां पर स्टेशनरी नहीं आ रही है, तो आपने बोला अपने, हाँ। और वो सुन नहीं रहे, फिर आपने कुछ एक अलग पॉइंट पे, जिसमें हम जैसे लोगों से मतलब उसमें कंसल्ट करके आपने बताया कि भाई इस तरीके से लिखा जाए। यानी आपने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया कि भाई इस तारीख को हमने ऑर्डर दिया था, यानी कंप्लेंट, वो कहा था कि हमें स्टेशनरी चाहिए, इस महीने में इतनी आई, इतनी नहीं आई, ये सब चीज आपने मेंशन कर दी। तो आपके खिलाफ कि आपने गलत ढंग से कहा है, गलत ढंग से अपनी ये चीज पेश की है, उसके लिए आप बैठ गई। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी, जब हमने आपने जैसे हमें बताया था वैसे ही हमने लिखा और अपने ऑफिसर को दे दिया हमने, ऑफिसर ने देखा हाँ ठीक है चिट्ठी, उन्होंने जिला न्यायाधीश को फॉरवर्ड कर दी। अब जिला न्यायाधीश ने हमारे ऊपर एक्शन लिया कि भी लैंग्वेज खराब है। अगर लैंग्वेज खराब होती तो हमारे जो अधीनस्थ, जो हमारे पीठासीन अधिकारी है, हमारे जज है, वो फॉरवर्ड क्यों करते ऊपर उसे? बिल्कुल। मामला ये था कि हमको ये जानबूझकर कंपेल करते हैं कि हम वकीलों से पैसे ले, जनता से पैसे ले, और ताकि हम भ्रष्टाचार करते रहे हम। तो हम क्यों करें करप्शन? बात ये लोग मजबूर करते हैं। अगर 72 लाख का बजट 15-16 में इनको दिया गया सभी हरियाणा के जजों को, उन्होंने यूज किया 40 लाख ओनली। अच्छा, अभी आपके इधर ही एक और मामला हुआ है, अपने एक महिला जज, उन्होंने एक मतलब एक मामले में एक को इंक्वायरी वो बैठा दी, एक के ऊपर मतलब नोटिस इशू कर दिया, उसने पूरा झूठा है, सब कुछ है, पूरे परफेक्ट ढंग से बना करके उनको दिया गया, यानी उस मामले में कि उनके द्वारा ही जज, सेशन जज के पास जाएगा ऊपर, तो उन्होंने लिया नहीं उस मामले में। जब लिया नहीं तो उस चीज को जब आपके द्वारा मेल पे, उनके द्वारा मेल पे भिजवा दिया गया, तो उसके ऊपर भी इंक्वायरी मतलब, और अभी जब चलते जस्ट अभी कौन सी तारीख को आपका मैटर था उस मामले में, तो जज चलते आईओ जो है, वकील आ नहीं पाया उस दिन, वकीलों की चलते वो थी, तो आईओ ने चलते सीधे बोल दिया, जज आईओ थे है ना, उन्होंने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी 2000 रुपए की पेनल्टी लगा दी अपने कर्मचारी पर, जो कि 4th क्लास एक चपरासी होता है, तो जिसकी सैलरी 20-22 हजार सैलरी है, उसमें 2000 रुपए फाइन लगाया है। और उससे पहले जिस दिन वकील ने ज्वाइन किया, एफिडेविट उसका जो वकालतनामा दिया, उसी दिन कह दिया फाइल फेंक के अभी कराओ क्रॉस, जबकि वकील हमारा प्रिपेयर नहीं था। तो एक्चुअली में क्या है, अरबों रुपए का, बिल्कुल शर्मा जी, अरबों रुपए का करप्शन है। ये जो 4th क्लास कर्मचारी हैं, जो कोर्ट में काम करने चाहिए थे, वो जजों की कोठी पे काम कर रहे हैं। अगर एक कर्मचारी की 30,000 रुपए सैलरी है ना, तो 3 लगा लो आप, तो 1 लाख रुपए महीने का हो गया बराबर। और बुरी तरह मारा भी था, आपके जज ने बुरी तरह मारा भी था, उसके हस्बैंड ने। उसका भी है, मतलब जज की यहाँ काम करवा रहे जज, और उसका हस्बैंड उसके साथ मारपीट कर रहा है, वह अपने प्यून के साथ, अदालती प्यून है जिसको अदालत में होना चाहिए उसके साथ, मतलब ये पूरा खेल ऐसा चल रहा है। अब ऐसे लोगों के दिल से आवाज, मतलब हम लोगों के दिल से तो कुछ निकलता ही नहीं है इन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है। हमें भी वो बेचारे वो कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा कहना है,
काले लोगों को गोरे लोगों ने आगे बढ़कर काले लोगों को इंसाफ दिलाया है। बिल्कुल। अगर और आज गोरे लोगों ने अपने यहाँ म्यूजियम लगा रखे हैं अमेरिका में कि किस हाँ जी। तरीके से उनके पूर्वज काले लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। हाँ जी। हमारे देश में इस प्रकार से इन गुलाम बनाने की पूरी ये प्रथा चल रही है, पूरी कंपनियों के खेल चल रहे हैं। और ये जैसे पंजल साहब ने साफ साफ कहा है कि प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से, डायरेक्ट खरीद के नहीं बल्कि अंदर के कर्मचारियों को प्राइवेट कर दो। हाँ, प्राइवेट कर वर्कर दो। चाहिए, उनको आदमी चाहिए, लेकिन उनको मालिक चेंज होते जा रहे हैं ताकि हाँ कल जी। से वो लोग कभी अपने परमानेंट का बोल सके, अपने अधिकार को आवाज ना उठा सके। हाँ ये जी, हाँ खेल जी। चल रहा है। अब इसके हाँ जी, लिए हाँ जी। हम लोगों को सबको आवाज उठानी पड़ेगी, सबको कमेंट्स कम से कम देने पड़ेंगे। मैं हाँ। चाहता हूँ पंचाल साहब का आपने सुना कि उन्होंने जो चीज बोली, आप लोग कोई भी इस मामले में, अरविंद चौधरी जी आपके साथ भी गलत हो रहा है। अरविंद चौधरी जी, आप लड़ाई लड़ रहे हैं पीआईओ के खिलाफ, पूरी जानकारी आपने ली, आप कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद जी, आप बताएंगे कुछ इस मामले में? अरविंद चौधरी जी, हाँ हाँ, तो बोलिए। बराबर है। हम्म ये जो सब चल रहा है, हम्म तो ये पीआईओ जो है, तो अपने को अपने जानकारी नहीं देना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार है वो उजागर नहीं आना चाहिए, इसलिए बहुत बहाने निकालते हैं। हम्म और कायदे का दुरुपयोग कैसा करना है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम्म और इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार है, क्योंकि अपने में जागरूकता नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए उन लोगों को फायदा होता है। और हम्म आपने जो मुहिम चालू किया है तो वो बहुत अच्छा है, हम्म और इसका फायदा हम लोगों को हो रहा है। हम्म क्योंकि बहुत सी बातें हमको मालूम नहीं था कि आगे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। लेकिन ये आपने जो मंच चालू किया है, तो यहाँ से हमको लोगों को समझता है और फायदा हो रहा है कि जानकारी कैसे मिलना चाहिए। हम्म तो ये बहुत अच्छा काम आपसे, आपके तरफ से चालू है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का मूल मुद्दा जो है, तो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इनको आरक्षण खत्म करना है। बराबर। ये बिल्कुल। किसी को मालूम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहले से जो चालू हो रहा था कि कोई आदमी सीख रहा है, पढ़ रहा है और वो आरक्षण में जा रहा है, आरक्षण के लिए उसको, आरक्षण के अंदर उसको अगर नौकरी मिल रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वजह से वो सब खत्म होने वाला है। ये सब खत्म होने वाला है। और ये गुलामगिरी जो पहले अपने को आजादी से पहले जो चालू था, वही आगे चालू रहने वाला है। बिल्कुल। और यही लोगों को, यही चाहिए उन लोगों को। हम्म। ये मूल मूल उद्देश्य उन लोगों का है। बराबर। आपके यहाँ ही जैसे आप लोग कुछ भी यानी आपके कर्मचारियों को किस तरीके से, मतलब ये लोग वो करते हैं, मतलब अगर कुछ सुना नहीं या किसी ऑफिसर की को चमचागिरी नहीं करी या कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो वहां पर किस तरीके शोषण करते हैं, वो भी शायद, वो भी आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं इस टाइप के, जिसकी लड़ाई आपने लड़ी है। और बराबर है। हम लोग अभी साथ। हमारे हाँ यहाँ पर अभी कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग हैं, हाँ। तो उनको अभी मेरे को अगर 40,000 पगार है, तो उनको 10,000 में लेके आते हैं। हाँ। और और वहां पे उनको आरक्षण से नहीं लिया जाता है। और उनको सुबह बोला जाता है कि आप ड्यूटी करो, शाम में अगर कुछ होगा तो बोलते हैं कि तुम यहाँ से 300 किलोमीटर जगह पे एक ऐसा ऐसा स्टेशन है, वहां पे आप चले जाओ। तुमको जाना पड़ता है, वो कुछ नहीं बोल सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। उनको बिल्कुल। मालूम है अगर आज नहीं सुना तो हमको जाना पड़ेगा, कल नौकरी चला जाएगा। तो बिल्कुल। इसका मूल कारण क्या है? हम्म तो इनका कॉन्ट्रैक्टशिप का मूल कारण यही है कि उनको आजादी खत्म करना है, तो आजादी खत्म और करना, गुलाम बनाना, और वो गुलाम चीज। बनाना है, गुलामगिरी हाँ कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल। और आप अगर जैसे आप अभी परमानेंट है उसमें, लेकिन ये आपके ऊपर भी खतरा है, आपके जैसे अन्य लोगों के ऊपर भी खतरा है, क्योंकि इन जैसे लोगों को इस तरह के रखेंगे तो इनकी संख्या, बेरोजगारी की संख्या ज्यादा है बेचारों की, है, उनको गुलाम भी बना के रखेंगे, और उनकी वजह से भाई अब आपकी जरूरत नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कह के आपको हटाते चले जाएंगे। जबकि ये पैसा की कमाई किसके लिए हो रही है? ये उन लोगों के लिए, अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए हो रही है। तो हमें उस सबको रोकने के लिए अगर हम सब आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और इसके लिए जैसे अभी उन्होंने डॉक्टर साहब थे जो, जिनसे इस मामले में उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, उनकी गलती है, या सब लोग कहते हैं हमारी गलती, यानी इनकी गलती है, जैसे आपने भी बोला कर्मचारियों की गलती, बिल्कुल गलती है, लेकिन हम, जैसे मैंने साफ साफ कहा कि गोरे लोगों ने काले लोगों का शोषण बंद करा है,
क्योंकि काले लोगों को मालूम ही नहीं है कि मेरा शोषण हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज ये है, अभी काले लोगों को मालूम ही नहीं मेरा शोषण हो रहा है, तो वो कहते, वो समझते यही मेरी नियति है, तो वो नियति के हिसाब से वो लोग चलते हैं। तो हमें जब तक इन लोगों को एक सेफ गार्ड नहीं दिया जाएगा, जैसे आप अपने बच्चे को अगर तैरना सिखाते हो तो उसे सेफ्टी के साथ सिखाओगे, ऐसे उठा के पानी में नहीं फेंक दोगे। ठीक वही स्थिति है, इन लोगों को, इन कर्मचारियों को जब तक हम सेफ्टी नहीं देंगे, जब तक हम उनको ऐसे कुछ उदाहरण नहीं देंगे, जब तक उनके लिए, जैसे विसिल ब्लोअर पंचाल जी ने कहा सीधे सीधे कि विसिल ब्लोअर एक्ट मतलब आपके घर के अंदर, यानी आपकी कंपनी में किस तरह शोषण किया जा रहा है किसी का, उसकी आवाज बाहर नहीं आएगी, उसकी विसिल ब्लोअर कोई बाहर निकल कर बाहर बताएगा नहीं, तब तक उसकी जानकारी नहीं जाएगी। तो ऐसे विसिल ब्लोअर को जब तक विसिल ब्लोअर एक्ट के तहत प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, तब तक वो अपनी आवाज को बाहर नहीं निकाल पाएगा। और इस सब के लिए हम सबको उतरना होगा। जैसे गोरों ने कालों के लिए किया था काम, वैसे हम सबको जो जानकार लोग हैं, जिनको जानकारी है, वो एक साथ आगे आए, इन लोगों को कम से कम कहीं ना कहीं जलील करना शुरू करें, इस चीज के ऊपर आवाज उठाएं कि भाई ये प्रोटेक्शन दो। विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट आसाराम के मामले में बड़ी मुश्किल में लागू हुआ, लेकिन आज तक महाराष्ट्र में किसी को पता नहीं है कि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 बना हुआ है, जिससे पूरी सुविधाएं मिली हुई है गवाहों को, शिकायतकर्ता को, लेकिन एक भी पुलिस थाने में पूछ लो, किसी को नहीं मालूम है इसके बारे में। पूरे देश में ये कानून लागू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हथियार का यूज करके उन्होंने किया है, ये लागू करवाया है, मगर किसी को पता नहीं है। तो मैं इस मामले में कोई और कुछ पूछना चाहता है, पंचाल जी इस मामले में पूरी जानकारी देंगे। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ नितिन जी आप बात बोलिए। हाँ, राजेश भाई से रिक्वेस्ट है कि वो जो बिल है ना अभी, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, थोड़ा उसको शेयर करेंगे तो अच्छा है वो। हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पर अपने इसमें हम लोग इसमें डाल देंगे, या फिर आप लोग सब लोग अपने अपने नंबर डाल दीजिए हमारे पास इसमें, तो हम विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट का बिल हम इसमें आपको सबको व्हाट्सएप पर पहुंचा देंगे इसके अंदर, ताकि चलते सबको मालूम पड़े विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2011 क्या था। सरल भाषा में रहेगा तो और भी अच्छा है, इंग्लिश में रहेगा तो पढ़ भी लेंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है पंचाल साहब जी, विसिल ब्लोअर एक्ट का जो है, अगर सरल भाषा में कुछ है अपने पास तो देखिएगा, नहीं तो फिर उसकी भी एक बार हम लोग। नहीं तो इंग्लिश में भी चलेगा, पढ़ लेगा मैं। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो डीपीडीपी बिल की बात जो है, जिसके ऑब्जेक्ट को लेके ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके बारे में एक भी लाइन नहीं बोली गई कि किस तरह से आरटीआई को कमजोर कर रहा है। तो अगर आयोजक इस बारे में थोड़ा सा कहें कि इसकी ये बात जो है आरटीआई को थोड़ा सा कमजोर कर रही है, तो थोड़ा सा लगेगा कि ऑब्जेक्ट पूरा हुआ प्रोग्राम का। जी 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 जरूर, मैं अभी इस मामले में बोलता हूँ। पंचाल साहब जी, पहले ये नितिन जी की बात पूरी मैं कर लेता हूँ, फिर मैं उसके मामले में भी आता हूँ कि हमारे को कैसे हमारे आरटीआई एक्ट को कमजोर किया जा रहा है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, है ना, बिल के तहत। ठीक है पंचाल साहब जी, आप कुछ बताइए, नितिन जी ने आपसे कुछ पूछा था थोड़ा। हाँ, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, उसका पीडीएफ हमें गूगल में भी अवेलेबल मिल जाएगा, गवर्नमेंट गैजेटेड कॉपी, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। अगर नहीं है किसी के पास में तो मैं शर्मा जी को शेयर करता हूँ, शर्मा जी कैन शेयर टू ऑल। ठीक है मैं फिर शेयर करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूँ जरा, ये जो हमारा आरटीआई एक्ट को कैसे कमजोर किया जा रहा है उस मामले में। तो मैं एक इसका जो हिंदी में इसका बिल है अपने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले इस चीज को देखिए, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो इसके अंदर आरटीआई के उसको कैसे खत्म किया जा रहा है उस मामले के लिए हम चलते हैं सबसे आरटीआई के उस पॉइंट पर। ये देखिए, संशोधन किया जा रहा है ना, संशोधन क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को निम्नलिखित, ये आईटी अधिनियम है, को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा। आईटी अधिनियम की धारा 43A का लोप किया जाएगा, मतलब आईटी का जो अधिनियम है उसको खत्म कर दिया जाएगा। आईटी अधिनियम की धारा 81 में परंतु में पेटेंट अधिनियम 1970 शब्दों और अंकों के बाद या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ये डाले जाएंगे। तथा अब देखिए, ये सी भी हो गया। अब ये जो है दूसरा नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 की उपधारा 1 के खंड जे को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा।
ये हमारे आरटीआई एक्ट में ये धारा है 8 एक्ट धारा की उपधारा 1J। इसमें क्या लिखा है? उस धारा में शब्द जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीली प्राधिकारी के रूप में व्यक्ति की गोपनीयता के अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, जैसा कि मामला हो सकता है, इस बात से संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को न्यायोचित ठहराता है। तो यहाँ पर जो हमें आरटीआई एक्ट से अगर हम कोई जानकारी मांगते हैं तो वो जानकारी 2 धाराओं का इस्तेमाल करके नहीं दी जाती, एक 8 की और दूसरा 9। तो 8 में हमें 8(1)J का ज्यादातर उपयोग करते हैं और 90% जानकारी वो लोग नहीं देते हमें पीआईओ, जबकि हमारे इसमें साफ साफ लिखा है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर वह जानकारी, जो जानकारी आप विधानसभा में, जो विधानसभा होती है राज्यों की, वहां पर या संसद में रख नहीं सकते या वहां भी रखने का आपको अधिकार नहीं है, वही जानकारी आप पब्लिक में या आरटीआई में देने से रोक सकते हैं। मतलब वही जानकारी आप नहीं देंगे, बाकी सारी जानकारी आपको देनी है, ये साफ साफ है। लेकिन 90% जानकारी हमें नहीं दी जा रही, लोग आरटीआई एक्ट के जानकार नहीं होने की वजह से उसमें आगे बढ़ नहीं रहे, लड़ नहीं रहे। मगर अब यहाँ पर क्या कर दिया गया कि बी पॉइंट दे दिया, परंतु का लोप किया जाएगा। मतलब अब यहाँ पर इसको उनके ऊपर छोड़ दिया, पीआईओ के ऊपर, कि भाई वो परंतु अगर कुछ नहीं, हमें नहीं देना है तो नहीं देना है, या जो भी है वो अपनी मर्जी। और इसमें खाली एक व्यक्ति नहीं, इसमें कंपनी को भी, संस्थान को भी, हर किसी को वो व्यक्ति बना दिया, निजता मान लिया है। यानी आपके अगर टेंडर कोई सा आपने डाला, तो टेंडर अगर रोड का टेंडर डाला है, मैंने डाला मान लीजिए रोड का टेंडर, तो जब तक टेंडर नहीं खुला है तब तक तो वो बंद है ना। लेकिन टेंडर खुलने के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल रहा है तो मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक के पास आना चाहिए। मगर आप कहेंगे नहीं वो निजी है शर्मा जी का, शर्मा जी नहीं देना चाहते इसलिए नहीं देंगे, ये चीज कहकर आपकी चीज को रोक दिया जाएगा। अब इसके ऊपर आपको देखिए ये डिजिटल अपने जो डाटा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसका है 6 नंबर पॉइंट, अध्याय 5 की धारा 19 की उपधारा 6 को देखिए। इसके अंदर लिखा है नो सूट प्रोटेक्शन, इसको हिंदी में मैं बोलता हूँ, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नेक नियति से किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए बोर्ड या उसके अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अभी आप लोग सोचिए कि ये चीज यहाँ पर लिखी है ना, इन्होंने क्या लिखा है, यानी अगर हमारे से कोई भी गलती होगी तो आप हमारे ऊपर मुकदमा करने के भी हकदार नहीं है, साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। यानी ये चीज नेक नियति से, मतलब आप अगर गलत काम करेंगे तो भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये अगर डाटा प्रोटेक्शन बिल के इस नाम से हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। एक तो 8(9) अपने 8(1)J के अनुसार आपकी पूरी जानकारी जो भी आप मांग रहे हैं, किसी कंपनी की मांग रहे हैं, वहां पर कुछ भ्रष्टाचार हुआ उसकी मांग रहे हैं, वो जानकारी देना बंद कर दिया आपको, तो आपको कोई सा भी जो भी भ्रष्टाचार है वो उजागर ही नहीं हो पाएगा। जैसे अभी हम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मांग रहे हैं कि आपके पास उन्होंने जो रेज्यूम दिए है, जो अपॉइंटमेंट लेटर दिए है, उसकी जानकारी दीजिए, ताकि क्या कहते मालूम तो पड़े आपने किसको कैसे कैसे अपॉइंटमेंट किया। आप नहीं देंगे, अभी आपको देना पड़ेगा, कल आप नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कैसे वहां पर भ्रष्टाचार को किस तरह नंगा नाच खेला गया है, इस चीज की जानकारी नहीं होगी। तो उसको रोकने के लिए हम चाहते, अब ये डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या बोला जा रहा है कि आपकी सुरक्षा के लिए है डाटा। कितने लोगों को जरूरत डाटा की सुरक्षा की। आपका एक पैसा अगर आपको कोई लूटता है बेवकूफ बनाकर, 50,000 रुपए आपका लूट कर एक अपने बैंक में डाला, हमारे देश का ही है ना, यहीं का बैंक है,
आप बड़े आराम से आईपीसी एक्ट के तहत उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, वो पैसा आपका वापस मिल सकता है, सामने वाले के ऊपर एफआईआर हो सकती है। लेकिन ये जो आईपीसी एक्ट जो है, जो पुलिस का ड्यूटी है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है, वो एफआईआर नहीं दर्ज करती। हमें उसके पीछे पड़ना चाहिए। अगर हम उसके पीछे पड़ेंगे तो आपके डाटा का इस्तेमाल करके अगर कोई गलत काम कर रहा है, वो उसको जब उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको सजा मिलेगी, तो क्या वो ऐसा काम करेगा? मगर हमारी पुलिस ये काम नहीं कर रही। कितने ही केसेस है, पूरा गांव का गांव बसा हुआ है, जहां पर बैठ करके ये लोग आपकी डाटा का इस्तेमाल करके चोरियां कर रहे हैं, खुलेआम आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है। लेकिन आईपीसी का हमारे पास इतनी ताकतवर है, आईपीसी उसका बेस लेकर के हम इन सबको सजा दिला सकते हैं, सबको रोक सकते हैं। आप उसको नहीं रोक रहे, बल्कि आप डाटा प्रोटेक्शन के नाम पर उन 2% भ्रष्टाचारियों का डाटा देने से रोक रहे हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग तो अपना डाटा सब सोशल मीडिया पे सभी जगह डाल के बैठे हैं, आधार कार्ड में है, आपका गूगल के अंदर सारा डाटा मौजूद है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ऑफिसर है, जो डिफेंस में काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर है, इन सबका डाटा तो आपके उनका गूगल के ड्राइव में पड़ा हुआ है, पासवर्ड पड़े हैं आपके, सब कुछ पड़ा है, और उस डाटा को आप रोक नहीं सकते। वो तो सब है उनके सामने। आप क्या कर लेंगे उनको रोक के? कैसे रोक पाएंगे आप? और इन जनता के नाम पर आप उन भ्रष्टाचारियों का रोकने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि कितने लोग सिर्फ जो आरटीआई से मांगते हैं, कितने परसेंट लोग हैं वो जो आरटीआई से डाटा मांग रहे हैं, सिर्फ 2% भ्रष्टाचारियों का मांग रहे हैं। कोई 98% लोगों का नहीं मांग रहे डाटा। मुश्किल से 1 करोड़ लोगों का डाटा मांगा होगा आरटीआई से किसी ने। इस 1 करोड़ के पीछे आप इन लोगों को रोकने की बात कर रहे हो, 1 करोड़ को बचाने का काम कर रहे हो आप। ये मुख्य खेल है, और इसीलिए हम इसका बिल का विरोध कर रहे हैं। हाँ नितिन जी, आप कुछ बोल रहे थे इस मामले में? नहीं वो मेरा हो चुका है। हाँ, तो उस ये दिन जो क्या मुख्य चीज है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैन जी, ये मुख्य जी कारण जी, है। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी जो आपने जो बात कही है, हाँ वो डिजिटल जो डाटा है उसके संदर्भ में है। हाँ और अगर यहाँ पर ये मीटिंग में सभी जो पार्टिसिपेंट्स अगर ऐसा महसूस करते हैं, तो हाँ, क्योंकि अभी ये बिल है, अभी तो ये पार्लियामेंट में जाएगा, तो बिल्कुल। हमें एक ड्राफ्ट तैयार करके कि ये जो भी कुछ इसमें प्रोविजो